तो मेरी पिछली सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक वीडियो पे आप सभी का बहुत ही तगड़ा रिस्पांस मिला और इसीलिए आज की वीडियो में हम इसके मानवा को फुली कवर करने वाले हैं मित्रों। जी हां, आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 से लेकर के चैप्टर 13 तक की कहानी को अच्छे से समझेंगे। 13 से आगे इसलिए नहीं क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इतने ही चैप्टर्स आए हैं। अब ये मत पूछना कि पहले 4 चैप्टर्स को कवर क्यों नहीं कर रहे। अरे भैया, पिछली वीडियो जो सोलो लिविंग रैग्नारॉक की थी ना, उसमें हमने पहले 4 चैप्टर्स को कवर कर लिया था। जाके चेकआउट करो उस वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट सब जगह पे लगा दूंगा। वैसे इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं टारगेट दे देता हूं, वरना एंड तक आप वीडियो देखते नहीं और टारगेट को फिर आप लोग पूरा करते नहीं। तो हाँ, इस वीडियो का टारगेट है 2000 कमेंट्स और 20,000 लाइक्स। कर देना पूरा। बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बनी है, बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। सो पिछली वीडियो में हमने इस बात को एस्टैब्लिश कर लिया था कि सूहो भी अब लेवल अप करने के लिए रेडी है। और लेवल अप करने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है? किसी डंजन के अंदर जाओ और मॉन्स्टर्स को पे लो। इसीलिए सूहो को भी मिलता है द शैडो डंजन का एक की, जिसके अंदर जाके सूहो को 4 घंटे सर्वाइव करना था। और अगर वो कर गया सर्वाइव तो भैया उसे मिलेगा एक रिवॉर्ड। तो सूहो की सर्वाइवल शुरू हो जाती है और यहां वो भिड़ता है गॉब्लिन से। अब यूजुअली गॉब्लिन्स काफी वीक होते हैं, लेकिन फिलहाल सूहो भी तो वीक ही है ना, तो भैया उसकी अच्छी खासी टक्कर हो जाती है इन गॉब्लिन्स से। और फिर गॉब्लिन्स के भी कई टाइप्स थे, लाइक गॉब्लिन स्काउट जो कि दूसरों को बुलाता है स्काउटिंग करके, देन गॉब्लिन कैप्टन एंड गॉब्लिन सेंचुरियन। सूहो इन सब पे भारी पड़ता है एंड फाइनली वो अपने 4 घंटे कंप्लीट कर लेता है। ऐसा करने से उसका क्वेस्ट हो गया है कंप्लीट। और इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स 2 बातें समझ पाते हैं। पहली बात यह है कि अब जो ये सिस्टम है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है, जहां क्वेस्ट कंप्लीट होते ही सूहो पूरी तरह से रिकवर कर जा रहा था। और दूसरी बात यह कि सूहो अभी से ही रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल कर पा रहा है, यानी वो टेलीकाइनेसिस वाली पावर थी ना, जिससे वो बिना छुए किसी भी चीज को उठा सकता है। हाँ, तो सूहो इसका इस्तेमाल कर रहा है। ऑल्दो फिलहाल जिन चीजों को वो उठा सकता है उसकी थोड़ी सी लिमिट है 10 केजी की। खैर, इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद सूहो को एक रून स्टोन मिलता है, जिसको तोड़ने के बाद सूहो को पता है क्या मिला? शैडो एक्सट्रैक्शन। जी हाँ मित्रों, वही शैडो एक्सट्रैक्शन जो कि पूरे सोलो लेवलिंग की जान है। इससे ओपी चीज तो सोलो लेवलिंग में है ही नहीं। और शैडो एक्सट्रैक्शन करने के लिए पता है सूहो कौन से वर्ड को चुनता है? गेस करो। अराइज। मजा आया। तो अराइज बोल के सूहो 3 गॉब्लिन्स को अपने आर्मी के अंदर ज्वाइन करवाता है, उनके शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है। लेकिन क्योंकि अभी सूहो की इंटेलिजेंस वाली जो स्टैट है वो बहुत कम है, तो इसलिए फिलहाल वो अपने शैडो आर्मी में 3 मेंबर्स को ही रख सकता है और ये लोग भी 1 दिन के बाद चले जाएंगे। अब बढ़ाना होगा इंटेलिजेंस को सूहो भाई, सब कुछ स्ट्रेंथ में मत डाल दो। चिंता मत करो, जैसे जैसे लेवल अप होगा ना अपना सूहो, वैसे वैसे उसकी शैडो एक्सट्रैक्शन ओपी होती जाएगी। अब इस पॉइंट पे छोटू बेडू सूहो से कहता है कि भैया हमारी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहली ये कि हमें अर्थ को मॉन्स्टर से बचाना है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें चाहे इनको खोजना है जो कि सूहो की मां है। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बेरू को अपनी पावर रिस्टोर करनी है मित्रों। और पावर रिस्टोर करने के लिए बेरू को ओपोनेंट के मैजिक को कंज्यूम करना होगा और उसके इंटेलिजेंस को भी। इसी तरह से बेरू इनिशियली बना था। वैसे एक बात बताऊं, इस दुनिया के अंदर अभी गेट्स को ओपन हुए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, तो यहां का जो सिस्टम है ना, वो सोलो लेवलिंग जो ओरिजिनल था उतना मैच्योर नहीं हुआ है, क्योंकि वहां गेट्स 10+ ईयर से खुल रहे थे। आई मीन श्योर, यहां भी स्ट्राइक टीम है, कलेक्टिंग टीम है, माइनिंग टीम है, लेकिन यहां लोएस्ट रैंक ई नहीं है बल्कि एफ है। वैसे क्या मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सूहो का स्कोर 46 आया है और वो ई रैंक हंटर बना है। अब यहां हम सूहो के एक आर्ट्स कॉलेज के इंस्ट्रक्टर से भी मिल पाते हैं, जिसका नाम है इम डॉग यून, और वो भी एक ई रैंक का ही हंटर है। ऑल्दो उसकी जो रेटिंग है, जो 46 सूहो का है, उसकी रेटिंग सूहो से ज्यादा है। अब यहां डॉग यून को सूहो पे ऑलरेडी शक होना शुरू हो गया है मित्रों, क्योंकि डॉग यून इनिशियल चैप्टर्स के अंदर ही देखा था कि सूहो कैसे मॉन्स्टर्स से लड़ा था और उस टाइम पे डॉग यून उन मॉन्स्टर्स को देख के भाग गया था। तो अगर डॉग यून सूहो से ज्यादा पावरफुल है तो हाउ कम कि डॉग यून उन मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ पाया और सूहो लड़ रहा था? मतलब शक तो शुरू है। यहां भी वही बात आती है कि सूहो शायद एक फेक रैंकर है, मतलब ई रैंक का तो बंदा लग नहीं रहा। प्यारी समझ गई। खैर, क्योंकि सूहो अब एक रजिस्टर्ड
वायर्ड हंटर है तो वो एक टीम के साथ रिसेंटली ओपन गेट को क्लियर करने जाता है। अपनी लो रैंक के कारण सूहो को सिर्फ कलेक्टिंग एंड माइनिंग का काम मिलता है और यहाँ सूहो के साथ डॉग यून भी था। यहाँ डी और सी रैंक वाले हंटर्स मॉन्स्टर्स को इजीली हरा देते हैं एंड देन उन्हें यहाँ एक रूइन दिखता है। इस पूरे रेड को किम योंग जून नामक सी रैंक का टैंक लीड कर रहा था और उसे रूइन में एक स्वॉर्ड दिखती है। वो बिना सोचे समझे इस स्वॉर्ड को निकाल लेता है एंड दैट वाज अ वेरी वेरी बैड आइडिया। मगर क्यों? क्योंकि भैया ये स्वॉर्ड फैंग मोनार्क की थी और ये जगह थी डोमेन ऑफ द फैंग मोनार्क। जी हाँ मित्रों, वही फैंग मोनार्क और वी कैन से किंग ऑफ बीस्ट्स जिसे हमने सोलो लेवलिंग के अंदर देख रखा है। राकन याद है या फिर भूल गए तुम लोग सब कुछ? अगर भूल गए तो मैंने मोनार्क्स पे स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया था उस टाइम पे, जाके चेकआउट कर लेना। मैं पूरे सोलो लेवलिंग की प्लेलिस्ट को ही लिंक कर दूंगा। तो इस स्वॉर्ड के अंदर राकन के पावर की एक फ्रैगमेंट और वी कैन से सोल की एक फ्रैगमेंट है जो कि योंगजून को ओवरपावर कर जाती है और इससे योंगजून काइंड ऑफ पोजेस्ड हो जाता है बाय राकन और वो पूरे स्ट्राइक टीम को ही खत्म कर देता है। इसके बाद वो केव से थोड़ा बाहर आता है जहां पे अपने सूहो और डॉग यून माइनिंग कर रहे थे और भैया वो इन पे भी अटैक कर देता है। यहाँ कुछ स्टील फैंग लाइकन्स भी थे जो कि सूहो पे अटैक कर रहे थे और सूहो उन्हें मार के उनके शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है और इन शैडोज की मदद से ही सूहो लड़ता है। किससे? योंगजून से, जो कि फिलहाल पोजेस्ड है फैंग मोनार्क के द्वारा। नाउ एट दिस पॉइंट फैंग मोनार्क को पता लग जाता है कि ये जो सूहो है वो जिनवू का बेटा है और अगर आपको सोलो लेवलिंग याद हो तो आपको पता होगा कि जिनवू किस तरह से गंदे वे में फैंग मोनार्क को पेला था। तो भैया फैंग मोनार्क बदला लेगा ना, तो हाँ वो सूहो पे भारी पड़ने लग जाता है। इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि सूहो को अपने ओपोनेंट्स के नेम दिखते हैं। नेम का कलर अगर व्हाइट दिख रहा है तो भैया ओपोनेंट इजी है, ऑरेंज दिख रहा है तो थोड़ी टक्कर होगी, लेकिन रेड है तो दिक्कत वाली बात है और यहाँ पे रेड ही थी। वैसे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि योंगजून जो कि अभी पोजेस्ड है उसके अंदर फैंग मोनार्क की पूरी पावर नहीं है, जस्ट फ्रैगमेंट ऑफ पावर है। पूरी पावर में तो एक मोनार्क बहुत ज्यादा ताकतवर होता है जिसे सूहो इस लेवल पे तो हैंडल नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि यहाँ सूहो के सामने क्वेस्ट भी आ गया है कि तुम्हें इसे खत्म करना है और अगर क्वेस्ट आया है तो सिस्टम कहीं ना कहीं इस बात को आंक लिया है कि सूहो के सामने जो उसका ओपोनेंट है फैंग मोनार्क द्वारा पोजेस्ड वो पावरफुल तो है लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं है कि सूहो से हरा नहीं सके, वरना सिस्टम भागने कहता क्वेस्ट दिया है मतलब सूहो थोड़ी मेहनत करके हरा सकता है। देख रहे हो सिस्टम कितना तेज है। सिस्टम को कभी अंडरस्टिमेट नहीं करने का मित्रों, वरना एल्विश आ जाएगा। खैर तो सूहो यहाँ प्लान करता है कि वो पोजेस्ड योंगजून का वो हाथ काट देगा जिससे स्वॉर्ड अटैच्ड है और हाथ कटते ही फैंग मोनार्क का अपने होस्ट के साथ कनेक्शन टूट जाएगा। सिंपल राइट? रॉन्ग, क्योंकि सूहो के पास जितने भी अस्त्र थे ना गॉब्लिन्स को हरा के जो वो इकट्ठा किया था, ये अस्त्र कुछ काम नहीं कर रहे थे इस पोजेस्ड योंगजून के सामने। आलम ये था मित्रों कि सूहो फैंग मोनार्क आई मीन पोजेस्ड योंगजून के करीब तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में सूहो कुछ ऐसा करता है जो कि जिनवू इस लेवल तक सोच भी नहीं पाया था। जी हाँ, वो अपने शैडो एक्सट्रैक्शन का फॉर्म को चेंज करके उसका इस्तेमाल करने लगता है, यानी कि वो स्टील फैंग्ड लाइकन के शैडोज के स्टील का इस्तेमाल करके अपने लिए गॉन्टलेट बनाता है। तो इस गॉन्टलेट की मदद से वो कर पाएगा डिफेंस हो सकता है, यानी कि वो योंगजून के करीब जा सकता है और करीब जा पाएगा तो उसका हाथ भी काट पाएगा ना। तो हाँ, काट दिया हाथ। लाइक वी डिस्कस्ड, हाथ कटते ही कनेक्शन टूटा, यानी सूहो इस लड़ाई को जीत गया है। एंड सोच के देखो, दिस मूव वाज सो इंप्रेसिव क्योंकि इतने कम लेवल पे सूहो इस हाई लेवल पे सोच रहा था। तो देख रहे हो सूहो के भी लेवल निकल गए हैं, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। और ऐसे में बेडू भी बहुत ज्यादा इंप्रेस था। वो कहता भी है कि सूहो तो ट्रू यंग प्रोडिजी है। क्या बात है सर। वैसे एक बात मैं बता दूं कि बेडू सूहो को यंग मोनार्क कह के बुलाता है। खैर इसके बाद सूहो तलवार को उठा लेता है जिसके अंदर फैंग मोनार्क की आत्मा थी और वी कैन से फ्रैगमेंट था। और फैंग मोनार्क सोचता है कि भैया सूहो को ही पोजेस कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। मगर क्यों? क्योंकि सूहो के पास है स्पेल कास्टर केंडारू की ब्लेसिंग एंड लॉन्जेटिविटी। इन शॉर्ट, सूहो हेल्दी लाइफ जिएगा, उस पे ये सब पोजेशन नहीं होगा, उसको बीमारी नहीं होगी, उसको पॉइजन नहीं लगेगा, वगैरह वगैरह। इस लड़ाई में लेवल अप करने के कारण सूहो को स्टॉर्म स्लैश की पावर मिली थी, यानी वो तलवार से स्टॉर्म स्लैश मार सकता है जिससे एक बाउंडर जैसा आएगा जो कि एक साथ कई एनिमीज को उड़ा देगा। बस प्रॉब्लम ये थी कि स्टॉर्म स्लैश को एक बार मारने के लिए सूहो को अपने 50 मना पॉइंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा मित्रों। ये समस्या है। हाँ समस्या तो है, लेकिन उससे बड़ी समस्या ये थी कि ये फैंग मोनार्क वाला स्वॉर्ड जो था ना वो बोल रहा था।
ऑफ कोर्स उसके अंदर फैंग मोनार्क की स्पिरिट है या फिर फ्रैगमेंट ऑफ स्पिरिट। बार बार क्लैरिफाई कर रहा हूं मैं इस बात को। और भैया फैंग मोनार्क को सूहो के पास नहीं रहना क्योंकि उसका जिन्वू के साथ 36 का आंकड़ा था। लेकिन सूहो उसे समझाता है कि भैया हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरे पिता जिन्वू अपनी जगह सही थे क्योंकि उनको पृथ्वी को बचाना था, और तुम भी अपनी जगह सही थे क्योंकि तुम्हें अपनी थ्रोन को बचाना था, अपने लेगेसी को बचाना था, अपनी जगह को बचाना था। तो उनसे तुम इतना हेट क्यों करते हो? वो लड़ाई एक आइडियोलॉजी की थी, सब अपने अपनी सोच के हिसाब से लड़ रहे थे, सब अपने मकसद के कारण लड़ रहे थे। तो हेट मत करो, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ वो सब। और वैसे भी मार्केट में नया विलेन आ गया है ईटारिम करके कोई, तो भैया उससे मिलके लड़ना होगा हमें। तो फैंग मोनार्क हाथ मिला लो। हाँ, सूहो काइंड ऑफ फैंग मोनार्क को मना रहा है कि ये लोग टीम अप हो जाए। और इसके बीच हमें मोनार्क्स की हिस्ट्री भी थोड़ी बताई जाती है, जिस पे अपन इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि उस पे बहुत खुल के मैं डेडिकेटेड वीडियो में बात कर चुका हूं। अगेन प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगा, जो वीडियो सोलो लेवलिंग पे पुरानी देखनी है सारी चेकआउट कर सकते हो तुम। द पॉइंट हियर इज कि फैंग मोनार्क को भी सूहो की बात चमकती है और वो सूहो से कहता है कि तुम मुझे दूसरे सेक्रेड ग्राउंड्स पे लेके चलो एंड देन हम लोग टीम अप कर सकते हैं। बेसिकली इन्हें एक ऐसी जगह पे जाना था जो कि फील्ड टाइप डंजन था, बोले तो जहां डंजन ब्रेकआउट हो रखा है, क्योंकि वहीं पे फैंग मोनार्क का एक सेक्रेड ग्राउंड था। तो फैंग मोनार्क के साथ ये सब डील कर लेने के बाद सूहो चोटिल हंटर्स को बाहर लेके जाता है और मरे हुए हंटर्स की लाश को भी बाहर निकालता है गेट से। इससे मीडिया में आग लग जाती है कि एक ई रैंक का हंटर बड़े बड़े हंटर्स को बचाया है। इनफैक्ट डॉग यून तो सूहो को उसके पावर्स का इस्तेमाल करते हुए देख लिया था। वो देख लिया था कि सूहो अपने साथ शैडोज रखता है, बेरू उसके साथ है, वगैरह वगैरह। सो वी कैन से कि सूहो अपने बाप की तरह अपने पावर्स को हाइड करने में एक्सपर्ट नहीं है। सूहो के बहादुरी के चर्चे चारों तरफ फैल जाते हैं और ऐसे में एक्टिवेट होती है एक गिल्ड। इस गिल्ड का नाम है ब्लैक टॉर्टोइज गिल्ड। बेसिकली ब्लैक टॉर्टोइज वाले सूहो को हायर करने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि छोटा मोटा हंटर है, हायर हम इसे कर लेंगे, मना थोड़ी करेगा हमारे ऑफर को। लेकिन सूहो भैया रिजेक्ट कर देता है उनके ऑफर को, जिससे ब्लैक टॉर्टोइज वाले भी शॉक में थे। खैर अभी सूहो को फैंग मोनार्क वाली डील को भी कंप्लीट करना था और ऐसे में सूहो बेरू के साथ तलवार लेके एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पे डंजन ब्रेकआउट हुआ था। इस जगह पे हाइना गिल्ड ऑपरेट कर रही थी एंड ट्रेसपासिंग वाज नॉट अलाउड। लेकिन सूहो थोड़ी किसी की सुनेगा, वो ट्रेसपास करता है और मॉन्स्टर्स को पेलता है। देन सूहो हाइना गिल्ड के हेडक्वार्टर्स पे पहुंचता है जहां पे वो कुछ लोगों को देखता है, मतलब हंटर्स को, जो कि नॉर्मल ह्यूमंस को किडनैप कर रहे थे फॉर सम रीजन। अब सूहो इनसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकता था। क्यों? क्योंकि ट्रेसपास करना इल्लीगल है और ऐसा करने से सूहो का हंटर्स लाइसेंस छिन जाता। इसलिए सूहो शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज करता है और अपने शैडोज का पार्ट्स इस्तेमाल करके वो अपने लिए शील्ड्स बनाता है और एक मास्क भी बना लेता है जिससे कोई उसकी आइडेंटिटी को ना पकड़ पाए। सच बता रहा हूं, ये मास्क मुझे क्रिस जैसा बहुत ज्यादा लगा है। तुम खुद देख के बताओ क्रिस जैसा है कि नहीं। क्या बात है सर। तो ये सब करने के बाद सूहो वहां के हाइना गिल्ड मेंबर्स को पेल देता है जो कि एट मैक्स डी रैंक के हंटर्स होंगे। इसके बाद सूहो बेरू और स्वॉर्ड के साथ उस जगह की छानबीन करता है। पहले वो किडनैप हुए लोगों को आजाद करता है, देन उसे वहां एक कमजोर सा डॉग दिखता है जिसकी हालत काफी बुरी थी। I mean, उस डॉग को देख के ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके खून का इस्तेमाल कर रहा है फॉर समथिंग। सिरिंज वगैरह रखे हुए थे। इस पॉइंट पे स्वॉर्ड फैंग मोनार्क बताता है कि ये कोई मामूली डॉग नहीं है, और डॉग तो है भी नहीं, ये मेरा डिसेंडेंट है, यानी कि मेरा वारिस एक तरह से। जी हाँ, शैडो मोनार्क से हारने के बाद फैंग मोनार्क के कुछ डिसेंडेंट्स बचे थे जो कि इन्हीं सैंक्चुअरीज या फिर सेक्रेड ग्राउंड्स पे थे। लॉजिक ये था कि अगर फैंग मोनार्क का कोई डिसेंडेंट या वारिस बच गया तो क्या पता फ्यूचर में कोई एक नया फैंग मोनार्क खड़ा हो जाए। अब इन डिसेंडेंट्स को बचाने के लिए स्पेसिफिकली गार्ड्स भी असाइन किए गए थे फैंग मोनार्क द्वारा, लेकिन इस डॉग का गार्ड कहीं दिख नहीं रहा था। तभी एकदम से यहां एंट्री होती है हाइना ब्रॉकी की, और भैया ब्रॉकी ही इस डिसेंडेंट का गार्ड था। बस प्रॉब्लम ये थी कि ब्रॉकी काफी बदल गया था। जी हां, वही हाइना गिल्ड को बनाया था। ब्रॉकी वाज द फाउंडर ऑफ हाइना गिल्ड, और ब्रॉकी ही इस डॉग को इतनी बुरी कंडीशन में रख रहा था। क्यों? ताकि ब्रॉकी बन पाए नेक्स्ट फैंग मोनार्क। इनफैक्ट वही इस डॉग के ब्लड को कंज्यूम कर रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्लड को धीरे धीरे कंज्यूम करने से अब ब्रॉकी को कहीं ना कहीं फैंग मोनार्क की पावर्स मिलेगी। इन शॉर्ट, ब्रॉकी दिया फैंग मोनार्क को धोखा, और पावर के चक्कर में ब्रॉकी फैंग मोनार्क के डिसेंडेंट को ही अब पेलने लग गया था। मतलब लिटरल पेलने नहीं, तुम लोग गंदी बातें मत समझना, नुकसान पहुंचाने लग गया था और खून पीने लग गया था। एंड दिस वाज वर्किंग टू आई गेस, क्योंकि ब्रॉकी अपने करंट लेवल पे बहुत पावरफुल था। मतलब सूहो उसके करीब भी नहीं है। कितना पावरफुल? वेल, इतना कि जब सूहो फैंग मोनार्क वाले स्वॉर्ड से ब्रॉकी पे हमला करता है
तो स्वॉर्ड ही टूट जाता है। यहाँ सूहो और ब्रॉकी में जम के लड़ाई होती है जिसमें ब्रॉकी सूहो को इजीली ओवरपावर करता है। आलम यह था मित्रों कि सूहो की एचपी सिर्फ 21 बची थी, यानी कि ब्रॉकी का एक और हमला और सूहो का द एंड निश्चित था। लेकिन तभी एकदम से टूटे हुए स्वॉर्ड के अंदर जो मना थी वो डिसेंडेंट डॉग के थ्रू चैनल होती है और वो एक बीस्ट फॉर्म लेता है। बेसिकली फैंग मुनाक का जो सक्सेसर था ये डॉग, उसके मन में सूहो के फाइटिंग स्पिरिट के लिए #रिस्पेक्ट आ गई थी और अब वो सूहो के पार्टी को ज्वाइन करना चाहता था। इनफैक्ट सूहो के स्क्रीन पे मैसेज भी आता है कि भैया इसे अपने पार्टी में ज्वाइन किया जाए क्या। सूहो हाँ करता है और एक्सेप्ट करते ही सूहो कहीं ना कहीं डिसेंडेंट की मेमोरी को देख पाता है। बात कुछ ऐसी थी कि ब्रॉकी एक्चुअली में बुरा नहीं था, वो तो डिटरमिन्ड था कि मुझे डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन कुछ अजीब बीइंग्स ब्रॉकी को विजिट किए थे जो कि बहुत ही अजीब दिख रहे थे। फोटोज में देख लो, उनके सर पे ही पता नहीं क्या क्या चक्र जैसा लाइट जैसा है और ये लोग ब्रॉकी के आंख में कुछ तो प्लांट किए जिसके बाद ही ब्रॉकी करप्ट हो गया दिमाग से। और सिर्फ करप्ट ही नहीं हुआ ब्रॉकी, उसी के कारण ब्रॉकी इतना पावरफुल भी हो गया है। वो बीइंग्स ब्रॉकी को उन तक ह्यूमंस को पहुंचाने के लिए कहे थे और इसीलिए ब्रॉकी हाइना गिल्ड बना के यहाँ ह्यूमंस को किडनैप कर रहा था उन बीइंग्स तक पहुंचाने के लिए। अब ये बात मैं अपने मन से कह रहा हूं बट इट्स सेफ टू अज्यूम कि वो जो भी बीइंग्स थे वो ईटारिम के ही लोग होंगे, क्योंकि रैग्नारॉक के अंदर हंटर्स या ह्यूमंस का पजेस हो जाना एक काफी कॉमन फिनोमेना है जो कि हमने सोलो लेवलिंग में उतना नहीं देखा था। इसका मतलब समझे दया, ये जो बीइंग्स हैं वो ईटारिम के पास इन ह्यूमंस को लेके जाते हैं जहां पे शायद एक्सपेरिमेंट्स होता होगा इनके ऊपर, ताकि ह्यूमंस को कैसे पजेस किया जाए या कैसे कंट्रोल किया जाए ये सीखा जा सके। अगेन ये जो लास्ट मैंने 2-3 लाइन कहा है ये थियरी है मेरी, कहीं मानवा में लिखा नहीं था। मूविंग ऑन, हम ये भी समझ पाते हैं कि मोनार्क्स के 8 आयर्स हैं और सूहो सबको अपने एलाई की तरह रिक्रूट कर सकता है। उसके सिस्टम में दिखाता है कि फिलहाल वो सिर्फ एक आयर को रिक्रूट कर पाया है। आयर बोले तो HE आयर, वंश को। सो लिटरली 1 आउट ऑफ 8 और यहां सूहो सक्सेसर ऑफ फैंग्स के साथ बॉन्ड कर जाता है। जी हाँ मित्रों, लिटरल बॉन्डिंग हो रही है इधर और ये सूहो का एक नया स्किल है, यानी कि बॉन्ड कर जाना। बॉन्ड करने के बाद सूहो का लुक एकदम से चेंज हो गया था एंड ही वाज वेरी पावरफुल नाउ। मतलब देख लो कैसा लुक है। इस बॉन्डेड फॉर्म में सूहो का 1 मना पावर पर सेकंड खर्च होता है, लेकिन ये फॉर्म इतना ओपी है कि भैया कुछ ही सेकंड्स चाहिए सूहो को अपने ओपोनेंट को हराने के लिए। लिटरली इसे हम बीस्ट पोजीशन कह सकते हैं, जहां सूहो के पास बीस्ट माफिक पावर है और भैया उसके सेंसेस भी बीस्ट की तरह काम कर रहे हैं, अब बहुत शार्प। तो अपनी इस न्यू फाउंड पावर का इस्तेमाल करके सूहो ब्रॉकी को मार गिराता है और ब्रॉकी के मरते वक्त वो चीज टूट जाता है जो कि उसके आई में ईटारिम बीइंग्स प्लांट किए थे। मरते वक्त ब्रॉकी वाज इमोशनल एंड गिल्टी। ब्रॉकी कहता है कि मैं स्ट्रॉन्गर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि मैं आपको पहले प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। अच्छा आदमी था यार, अच्छा बीस्ट था, वो तो करप्ट हो गया था ईटारिम के बीइंग्स के कारण। इसके बाद सूहो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और भैया क्योंकि वो ब्रॉकी को हरा दिया है तो लेवल अप तो धड़ाधड़ होता है उसका। लेवल सबके निकलेंगे। और यहीं पे चैप्टर 13 खत्म हो जाती है। तो भैया अब हम सोलो लेवलिंग के मानवा से अपडेट हो चुके हैं एंड मेरा प्लान है कि मैं वीकली या फिर 2 वीक में एक बार लेके आऊंगा वीडियो जिसमें जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स या नए चैप्टर्स आए होंगे उन सबको कवर करूंगा। 2 वीक में ठीक रहेगा, एक साथ 2-2 चैप्टर्स कवर करेंगे तो वीडियो भी थोड़ी लंबी सी अच्छी सी बनेगी। बाय द वे न्यू चैप्टर्स वीकली आती है और कभी कभी ब्रेक भी हो सकता है, जो जैसा रहेगा आपको वीडियो के थ्रू में बताता ही रहूंगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहां मैं लाइट नोवेल को भी ट्राई किया मित्रों, लेकिन लाइट नोवेल की ट्रांसलेशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी, समझने में दिक्कत होती है। नॉट ओनली दैट, लाइट नोवेल से ये मानवा काफी ज्यादा डिफरेंट भी है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं दोनों चीजों को बताऊं देन कहानी कंफ्यूजिंग हो जाए, क्योंकि दोनों जगह थोड़ी अलग अलग चल रही है, इसलिए अपन सिर्फ मानवा पे ही फोकस करेंगे। लाइट नोवेल को भूल जाओ तुम लोग। नाउ वी टॉक अबाउट सूहो। वेल सूहो के पास हम एक नई पावर देख पाए, यानी कि बॉन्ड करने की पावर, जिसे हम बीस्ट पोजीशन कह सकते हैं। और ये काफी न्यू है, जहां पे सूहो किसी मोनार्क के साथ बॉन्ड कर जाता है एंड देन उसकी पावर नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। अभी तक वो सिर्फ 1 आउट ऑफ 8 डिसेंडेंट्स को ही खोज पाया है। जब 8वां आ जाएंगे तो क्या सब मिलके बॉन्ड करेंगे, एक नया ही शेप मिलेगा सूहो को? कुछ कह नहीं सकते, आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आएगी तभी हमें पता चलेगा। अब मैं ये सोच रहा हूं कि भैया ईटारिम कितना पावरफुल होगा, क्योंकि सूहो जिस लेवल पे जा रहा है मुझे लगता है वो जिन्वू से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और ईटारिम को हराने के लिए शायद सूहो, जिन्वू और सारे मोनार्क्स को एक होना पड़ेगा। सो हाँ, वी कैन से कि सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है लड़ाई के मामले में। जो भी हो, जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे मैं आपको कहानी बताते ही जाऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। बात तो सही है। तो बस आज की लंबी चौड़ी वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।